नमस्कार। चलिए आज चलते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प दौर में। ये कहानी है आज से लगभग 3000 से 1500 साल पहले की। ये वो वक्त था जब पहली बार शासक और राज्य एक शक्ल ले रहे थे। तो तैयार हो जाइए सफर के लिए। आजकल तो बड़ा आसान है ना? हमें अपना शासक चुनना होता है, हम वोट डालते हैं और काम हो जाता है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हजारों साल पहले क्या होता था? उस टाइम पर कोई वोटिंग मशीन तो थी नहीं, तो फिर कोई शासक बनता कैसे था? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब खोजने निकले हैं। तो सवाल यह है कि लगभग 3000 साल पहले कोई राजा बनता कैसे था? देखिए, उस टाइम पर पावर इलेक्शन से नहीं बल्कि बड़े बड़े भव्य यज्ञों और रिचुअल से मिलती थी। ये एक तरह का पावर शो था, अपनी ताकत दिखाने का एक शानदार तरीका। और इन रिचुअल्स में सबसे बड़ा था अश्वमेध यज्ञ। ये सिर्फ कोई पूजा पाठ नहीं था भाई, ये तो उस जमाने का अल्टीमेट पावर प्ले था। मतलब अगर किसी को एक शक्तिशाली राजा के तौर पर पहचान बनानी है तो ये करके दिखाना पड़ता था। अब ये होता कैसे था? बड़ा मजेदार प्रोसेस था। एक खास घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था। अब अगर किसी दूसरे राजा ने उसे अपने इलाके में रोका तो मतलब सीधी सीधी लड़ाई की चुनौती। और अगर घोड़े को जाने दिया तो समझो उसने हार मान ली, उसकी ताकत को स्वीकार कर लिया। और आखिर में जितने भी राजा सपोर्ट में होते थे सब मिलकर एक बड़े यज्ञ में शामिल होते थे, जो उस विजेता राजा की पावर का सेलिब्रेशन होता था। तो सोचिए, जो राजा ये यज्ञ करवा लेता था उसकी तो बल्ले बल्ले हो जाती थी। वो बन जाता था सबसे पावरफुल। उसे मिलता था एक खास सिंहासन, अक्सर बाघ की खाल का, जो उसकी ताकत को दिखाता था। और तो और यज्ञ के टाइम पर उसका सारथी, जो लड़ाई में उसका साथी होता था, वो सबके सामने उसकी बहादुरी के किस्से गा गा कर सुनाता था। अच्छा, उस समय का समाज भी समझना जरूरी है। यह 4 हिस्सों में बटा था, जिन्हें वर्ण कहते थे। ब्राह्मण, जिनका काम था पढ़ना पढ़ाना और यज्ञ करवाना। फिर क्षत्रिय यानी वॉरियर्स, जो लड़ते थे और लोगों की रक्षा करते थे। तीसरे थे वैश्य, जो किसान व्यापारी ये सब थे। और आखिर में शूद्र, जिनका काम बाकी तीनों की सेवा करना था। और हाँ, एक जरूरी बात, शूद्रों को अक्सर इन बड़े बड़े यज्ञों में शामिल नहीं होने दिया जाता था, जो उस वक्त की एक सामाजिक सच्चाई थी। अब यहां से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। राजा अब सिर्फ लोगों के राजा नहीं रहे, वो जमीन के मालिक बनने लगे। और यहीं से शुरू हुआ राज्यों के और बड़े होने का सिलसिला। तो जो राजा ये बड़े बड़े यज्ञ करते थे, अब उन्हें जन का नहीं जनपद का राजा कहा जाने लगा। जनपद का मतलब ही है वो जगह जहां जन ने अपने पद यानी पैर रखे। तो ये एक बड़ा शिफ्ट था, लोगों पर राज करने से एक तय इलाके पर राज करने तक का सफर। और फिर टाइम आगे बढ़ा। करीब 2500 साल पहले कहानी और भी बड़ी हो गई। कुछ ताकतवर जनपद और भी ज्यादा ताकतवर हो गए और वो कहलाए महाजनपद। मतलब समझ लीजिए, ये थे प्राचीन भारत के पहले सुपर किंगडम्स। तो इन महाजनपदों में ऐसा क्या खास था? भाई, उनकी एक कैपिटल सिटी होती थी। बड़े बड़े किले होते थे, लकड़ी, ईंट या पत्थर की दीवारों वाले। उनकी अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी होती थी। और सबसे जरूरी, टैक्स वसूलने का एक पक्का सिस्टम था। ये दिखाता है कि अब वो कितने ऑर्गेनाइज्ड हो गए थे। अब इतने बड़े बड़े राज्य, तो सवाल उठता है कि ये चलते कैसे थे? इनको चलाने के लिए अब नए और ज्यादा बेहतर तरीकों की जरूरत पड़े। देखिए, सीधी सी बात है, बड़े बड़े किले बनाने हैं, एक बड़ी प्रोफेशनल आर्मी रखनी है, तो पैसा तो चाहिए ना। अब कभी कभार मिलने वाले गिफ्ट से तो काम चलने वाला नहीं था। तो इसका हल क्या निकाला राजाओं ने? उन्होंने रेगुलर टैक्स लेना शुरू कर दिया। और ये टैक्स सिस्टम समाज के हर हिस्से तक फैला हुआ था। किसानों से उनकी फसल का हिस्सा, कारीगरों से टैक्स, व्यापारियों से उनके सामान पे टैक्स, यहां तक कि जंगल में रहने वालों को भी जंगल से मिली चीजों के रूप में कुछ देना पड़ता था। अब इन सब महाजनपदों में एक था जो सबसे आगे निकल गया, एक असली सुपर पावर। चलिए बात करते हैं उस समय के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध की। मगध इतना पावरफुल क्यों बना? उसके पास सारे सही इंग्रेडिएंट्स थे। गंगा और सोन जैसी नदियों की वजह से जमीन बहुत उपजाऊ थी। जंगलों से लकड़ी और सेना के लिए हाथी मिल जाते थे, जो उस जमाने के टैंक हुआ करते थे। और सबसे बड़ी बात, वहां लोहे की खदानें थीं। मतलब सबसे मजबूत हथियार और औजार बनाने की ताकत। और ऊपर से बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे जबरदस्त राजाओं ने मगध को अनबीटेबल बना दिया था। लेकिन
क्या सब जगह ऐसा ही था? नहीं। मगध के ठीक बगल में एक और राज्य था वज्जी, और वहां का सिस्टम बिल्कुल ही अलग और अनोखा था। वज्जी में गण या संघ का सिस्टम था। अब ये क्या था? यहाँ कोई एक राजा नहीं था। यहाँ बहुत सारे शासक एक साथ मिलकर राज करते थे। वो मीटिंग करते, हर बात पर बहस करते और फिर मिलकर फैसला लेते थे। जरा सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितना रैडिकल आइडिया रहा होगा। ये स्लाइड इन दोनों के फर्क को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ मगध का राजतंत्र, जहां सारी ताकत एक राजा के हाथ में थी, और दूसरी तरफ वज्जी का गणराज्य, जहां पावर बटी हुई थी और फैसले मिलकर लिए जाते थे। लगभग 2300 साल पुराने एक बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय में खुद बुद्ध ने वज्जियों को एक सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि जब तक तुम लोग मिलते रहोगे, मीटिंग करते रहोगे और मिलजुल कर काम करोगे, तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। ये दिखाता है कि उनके ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज कितने मजबूत और असरदार थे। तो चलिए इस पूरी कहानी को फटाफट से समेटते हैं। शुरुआत हुई 3000 साल पहले यज्ञों से राजा बनने की। फिर 2500 साल पहले आए बड़े बड़े महाजनपद, और आखिर में करीब 1500 साल पहले जब गुप्त राजाओं ने इन गणराज्यों को जीत लिया, तो ये अनोखा दौर खत्म हो गया। और ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। वज्जी जैसे इन पुराने गणराज्यों के जो सिद्धांत थे, खुली बहस, एकता और मिलकर फैसला लेना, आज की दुनिया में इनकी क्या कीमत है? ये इतिहास का वो पन्ना है जो आज भी हमें शासन और समाज के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है।